तो हम पाएंगे सबसे कम पैसा वो व्यक्ति कमा रहा है जो दिहाड़ी करता है, मजदूरी करता है, पूरी मेहनत करता है, लेकिन उसको पैसा हर रोज चाहिए। हेलो, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं ना, उनका बोलो कि भैया 1 महीने बाद देंगे, तो अगले दिन आएंगे क्या? नो। हर रोज चाहिए। शर्त ये है। उससे ज्यादा पैसा वो लोग कमाते हैं जो 1 महीने के लिए काम करते हैं, और उससे ज्यादा पैसा वो कमाते हैं जो किसी बड़ी कंपनी में एनुअल पैकेज पे काम करते हैं। कौन सा पैकेज? एनुअल, वार्षिक, सालाना इतने पैसे मिलेंगे। और उससे ज्यादा पैसा कौन कमाते हैं? बड़े बिजनेसमैन। जब वो अपना धंधा शुरू करते हैं तो ये सोच के करते हैं 2-3 साल अगर जेब से भी लगाना पड़े कोई बात नहीं, उसके बाद प्रॉफिट आ जाएगा, चलेगा। और उससे ज्यादा पैसा कौन बनाते हैं? बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप, जैसे टाटा ग्रुप है, रिलायंस है। वो ज्यादा पैसा क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो किसी काम को जब करते हैं तो वो 5 साल और 10 साल आगे की सोच के करते हैं। एक थोड़ा छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। कितने साथियों के पास में जियो का सिम है? जियो, बहुत सारे साथियों के पास में है। जब जियो आया, जियो रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का पार्ट है। जब जियो आया तो जियो ने सबसे पहले एक चीज देखी कि हिंदुस्तान में फ्री के चक्कर में लोग कुछ भी कर देते हैं। हेलो, सिम फेंक दिया लोग। वोट मांगना हो तो नेताजी कुछ फ्री दे देते हैं, राइट? फ्री में कुछ भी करवा लो आप। तो उन्होंने उसी चीज को पहचाना और उन्होंने रणनीति बनाई कि हम फ्री में देंगे। पहले सबको फ्री में सिम दे दिया, लोग बड़े खुश। फिर डाटा डाउनलोड करने के पैसे लगते थे तो जियो ने सबको बोला फ्री में कर लो, लोग बड़े खुश। और पहला 1 साल उन्होंने पूरा किया। और आपको जान के शायद ये आश्चर्य होगा कि उन्होंने पहले साल में हजारों करोड़ का घाटा किया। हेलो, 1-2 करोड़ का नहीं, हजारों करोड़ का घाटा। और घाटा करने के बाद अफसोस नहीं मनाया, पार्टी मनाई। एनिवर्सरी 1 साल पूरा हो गया, बड़ी पार्टी। जियो ने 1 साल पूरा किया, होल्डिंग, पोस्टर, पार्टी चल रही है। अब आम आदमी बोले कि बावड़ो, तुमने इतना पैसा लुटा दिया, बर्बाद कर दिया, पार्टी मना रहे हो। लेकिन जियो ने जब शुरू किया ना, रिलायंस ने शुरू किया, उनको मालूम था कि पहले साल इतना लगेगा, प्रिपेयर थे। उनका टारगेट बस ये था कि हमने ये जो टेली कम्युनिकेशन की कंपनियां है ना, उनकी जड़ों को हिलाना है। और वो पहले साल में जड़ों को हिलाने में कामयाब हो गए। इतना कंपटीशन पैदा कर दिया। और अगले साल उन्होंने जिनकी जड़ें कमजोर थी, वो हिल गई थी, उनको उखाड़ के फेंक दिया। और तीसरे चौथे साल में वो प्रॉफिट में आए। और आगे उनको ये मालूम है कि 10 साल के बाद जब उनके कोई कंपटीशन में नहीं होगा, तो फिर जब वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। क्या सबक लेना चाहिए हमें? देखिए, इससे 2-3 प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं जो बात मैंने कही। एक प्रतिक्रिया तो ये हो सकती है कि ये जितने बड़े बिजनेसमैन हैं ना, ये सारे के सारे चोर हैं, पब्लिक को लूटते हैं, ठगते हैं, ये सोच सकते हैं। या ये सोच सकते हैं
कि ये जिस तरीके से काम करते हैं, जिस सोच के साथ में काम करते हैं, जिस योजना के साथ में और जिस विजन के साथ में काम करते हैं, मैंने भी अपनी जिंदगी में इसी तरीके से काम करना है। तो ये बात अगर आपने ग्रहण कर ली और इस सोच के साथ, इस बड़ी सोच के साथ में आरसीएम बिजनेस को कर लिया, तो आप उसी रास्ते पे चले जाएंगे जिस रास्ते पे अंबानी काम कर रहे हैं और टाटा और दूसरे लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आप सब साथियों को ये कहना चाहता हूँ, आरसीएम बिजनेस भविष्य का बिजनेस है। आरसीएम इज बिजनेस ऑफ फ्यूचर। भविष्य में क्या हो सकता है वो आप अपनी मन की आंखों से देखिए, अपनी अंतर्दृष्टि से देखिए। मेंटल पिक्चर ऑफ फ्यूचर इज कॉल्ड विजन। भविष्य की मानसिक तस्वीर को विजन कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं। राइट सर? मैं कुछ डाटाज आपको बताऊं, इंटरनेशनल लेवल के आंकड़े अगर बताऊं। एक संस्था है दुनिया में जो बहुत सम्मानित संस्था है, जिसका नाम है WFDSA। इसकी फुल फॉर्म बनती है वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये हर साल कुछ आंकड़े बताती है और 2021 के इन्होंने आंकड़े बताए हैं कि दुनिया में $1,80,000 मिलियन का कारोबार हुआ डायरेक्ट सेलिंग का, और उसमें सबसे ज़्यादा कारोबार अमेरिका ने किया $42,000 मिलियन का, और हिंदुस्तान का कारोबार मात्र $3,259 मिलियन रहा। अमेरिका के मुकाबले बहुत कम रहा, और हमारा स्थान दुनिया में 12वें नंबर पे है। कौन से नंबर पे है सर? 12वें नंबर पे हैं हम। लेकिन इन्हीं आंकड़ों में एक और चीज दी है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। 3 साल का CAGR है, 3 ईयर, कि पिछले 3 सालों में किस देश ने किस स्पीड के साथ में ग्रो किया है। तो आंकड़े बता रहे हैं कि अमेरिका का जो ग्रोथ रहा, US का, वो रहा 6.5%, और इंडिया का जो रहा वो रहा 15.7%। जो न केवल मात्र अमेरिका से बहुत ज़्यादा है, अपितु पहले 12 देशों में सबसे ज़्यादा है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग को लेके अभी सरकार गंभीर हो गई। 2016 में गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग पे गाइडलाइन ला दी, अभी रूल लेके आ गए। ये आंकड़े एक चीज और बता रहे हैं कि हिंदुस्तानी आदमी की ये फितरत है कि वो या तो किसी काम को करता नहीं है, अगर करता है तो हाथ धो के नहीं, नहा धो के उसके पीछे लग जाता है। यस। हमारे देश में जब कंप्यूटर आया, लोगों ने बड़ा विरोध किया। जब मोबाइल फोन आया, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लोगों ने कहा कि यह नहीं चलेगा हिंदुस्तान में, लग्जरी आइटम है। और आज के टाइम पे ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल है जिसके पास फोन नहीं हो। हेलो, कई भाई साहब तो दो लेके घूमते हैं। और दिल्ली में तो ऐसी स्थिति है कि वहां पे घर पे काम करने वाली जो बाई होती है, वो पहले छुट्टी नहीं लेती कि कल नहीं आऊंगी, वो व्हाट्सएप करके बताती है कि आज मैं नहीं आऊंगी। हेलो, क्योंकि हिंदुस्तानी लोग जब किसी काम के पीछे लगते हैं तो नहा धो के पीछे लग जाते हैं। और ये जो आंकड़े हैं WFDSA के, ये यही बता रहे हैं कि अब हिंदुस्तानी वाले लोग
डायरेक्ट सेलिंग के पीछे नहा धो के शुरू हो गए हैं लगना, अभी शुरुआत कर दी है। तो इन्हीं आंकड़ों को